नमस्कार। अ, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई सिंगर कितनी आसानी से ऊंचे सुर लगा लेता है और हम सोचते हैं कि ये शायद कोई गॉड गिफ्ट है या बस जोर लगाने की बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ऊंचे सुर वाकई सिर्फ ताकत से आते हैं? आज हम इसी इसी सवाल की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास एक एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है ऊंचे सुरों में गाने के रहस्य। हम्म। हमारा मतलब है ये समझना कि सिर्फ गले पर जोर डालकर चिल्लाने से ऊंचे सुर क्यों नहीं सकते, और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो असल में काम करती हैं। बिल्कुल। ये डिस्कशन उन सब के लिए काम का हो सकता है जो अपनी आवाज की रेंज उसे बढ़ाना चाहते हैं या बस सिंगिंग की बारीकियों को समझना चाहते हैं। हाँ। तो सोर्स की जो मेन बात है वो ये है कि ऊंचे सुर साधना कोई चीखने चिल्लाने का काम नहीं है, बल्कि सही तकनीक, प्रैक्टिस और बॉडी कंट्रोल, इन सब का मेल है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रहस्य। बिल्कुल। और सबसे पहली और बुनियादी बात जो सॉस समझाता है वो ये कि ज्यादातर लोग ऊंचे सुरों को मतलब गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। गलत तरीके से? हाँ, उन्हें लगता है आवाज को ऊपर ले जाने के लिए गले पर ज्यादा प्रेशर डालना होगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जबकि हाँ। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। ऊंची, साफ और दमदार आवाज गले को ऐसे सिकोड़ने से नहीं आती, बल्कि सांस और रेजोनेंस मतलब आवाज की गूंज को सही तरह से इस्तेमाल करने से निकलती है। यहीं से सही तकनीक शुरू होती है। अच्छा, तो ये जोर लगाना ही मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर सही रास्ता क्या है? सोर्स सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देने को कहता है? मुझे लगता है सांस का जिक्र तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक पहली सीढ़ी है सांस पर कंट्रोल करना। और यहाँ बात सिर्फ सांस लेने की नहीं, बल्कि सही तरीके से सांस लेने की है। सोर्स साफ कहता है गहरी सांस पेट यानी डायाफ्राम से लेनी चाहिए। पेट से? हाँ, हाँ। छाती से नहीं। ये डायफ्राम वाली सांस की बात तो मैंने भी कई बार सुनी है, लेकिन ये इतनी जरूरी क्यों है? छाती से सांस लेने में क्या क्या दिक्कत है? देखिए, जब हम छाती से सांस लेते ना तो कंधे ऊपर उठते हैं हाँ। और सांस मतलब उथली रह जाती है, शैलो ब्रीदिंग। हम्म। इसमें हवा कम आती है और जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा। इसके उलट जब हम डायाफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फेफड़ों के नीचे एक बड़ी सी मसल है, तो फेफड़ों को नीचे की तरफ फैलने की ज्यादा जगह मिलती है। इससे हम एक बार में ज्यादा हवा भर पाते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ ज्यादा हवा भरने के लिए नहीं, बल्कि उस हवा पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए है, जैसे किसी बलून से धीरे धीरे हवा छोड़ते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ज्यादा हवा तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस हवा को कंट्रोल करके छोड़ना। सोर्स यही बताता है। लंबे और स्टेबल सुरों के लिए, खासकर ऊंचे सुरों के लिए, सांस का फ्लो धीमा और एक जैसा होना चाहिए। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग हमें यही कंट्रोल देती है। अच्छा। ये वो मजबूत बेस है जिस पर ऊंचे सुरों की, समझिए, इमारत खड़ी होती है। बिना सही सांस के सपोर्ट के आगे की तकनीकें वो काम नहीं करेंगी। ये बात समझ आई। सांस का कंट्रोल मतलब सुरों पर कंट्रोल। लेकिन कई बार सही सांस लेने के बाद भी ऊंचा गाते हुए गला दुखने लगता है, आवाज फंसने लगती है। सोर्स कहता है गले पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, क्योंकि ऊंचा जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहीं पर दूसरी बड़ी गलतफहमी आती है। कुछ करना पड़ेगा का मतलब जोर लगाना नहीं है। सोर्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, रेजोनेंस और आवाज का सही प्लेसमेंट। हाँ, जोर लगाने से क्या होता है? गले की मसल्स टाइट हो जाती हैं, स्वर यंत्र लैरिंग्स, उस पर फालतू का प्रेशर पड़ता है। नतीजा, आवाज या तो पतली चीख जैसी हो जाती है, या फिर दबी हुई और बेजान। और लंबे समय में इससे वोकल कॉर्ड्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये प्लेसमेंट का मतलब क्या है फिर? आवाज को कहीं कहीं रखना? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है आवाज के कंपन या गूंज, वाइब्रेशंस, उनको शरीर के उन हिस्सों में महसूस करना और डायरेक्ट करना जहां से वो बिना टेंशन के खुलकर निकलें। सोर्स खासतौर पर हेड वॉइस की बात करता है। हेड वॉइस? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आवाज दिमाग से आ रही है, हाँ। बल्कि ये कि आवाज का कंपन, वाइब्रेशंस, मेनली सिर के ऊपरी हिस्सों में, माथे, नाक के पीछे, साइनस कैविटीज, वहां महसूस होता है।
ये छाती की भारी आवाज, चेस्ट वॉइस, उससे अलग ज्यादा हल्की, ज्यादा गूंजने वाली होती है। अच्छा, तो मतलब चिल्लाकर आवाज को ऊपर फेंकने की बजाय उसे उसे सही रास्ते से सही जगह गाइड करना है ताकि वो अपने आप गूंज कर ऊंची हो जाए। जैसे जैसे किसी गिटार का साउंड बॉक्स आवाज को एम्पलीफाई करता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल वैसे ही शरीर के ये ऊपरी हिस्से, साइनस कैविटीज वगैरह, ये नेचुरल एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। जब आवाज सही ढंग से यहाँ रेजोनेट करती है तो वो बिना गले पर जोर डाले ऊंची, साफ और ज्यादा ब्राइट सुनाई देती है। ये सीखना पड़ता है कि आवाज को छाती की भारी गूंज से धीरे धीरे ऊपर की तरफ कैसे ले जाए ताकि वो सिर में गूंजने लगे। यही हेड वॉइस है और ये ऊंचे सुरों के लिए बहुत जरूरी है। हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस, जी, ये दो अलग तरह की आवाजें हुई, लेकिन गाने में तो सुर नीचे से ऊपर लगातार जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर सिर्फ चेस्ट वॉइस से ऊपर जाने की कोशिश करें तो आवाज फट सकती है, और सीधी हेड वॉइस में कूदें तो आवाज अचानक पतली, हाँ, ब्रेक आ जाता है। हाँ, ब्रेक आ जाता है। सोर्स में इसका भी कुछ हल बताया है। शायद वो मिक्स वॉइस का जिक्र इसी से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। सोर्स मिक्स वॉइस को एक बहुत ही जरूरी तकनीक बताता है। अच्छा। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस का मिक्सचर है। ओके। सोचिए, चेस्ट वॉइस में ताकत और भारीपन है जो निचले सुरों के लिए अच्छा है। हेड वॉइस में हल्कापन और गूंज है जो ऊंचे सुरों के लिए जरूरी है। मिक्स वॉइस इन दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। मतलब ये दोनों आवाजों को स्मूथली जोड़ने में मदद करती है। जैसे कार का गियर बदलते हैं ताकि इंजन पर लोड ना पड़े और गाड़ी चढ़ाई चढ़ जाए। हाँ, ये एनालॉजी काफी सही बैठती है। मिक्स वॉइस सिंगर को ये एबिलिटी देती है कि वो बिना किसी ब्रेक या आवाज की क्वालिटी में एकदम से बदलाव लाए अपनी रेंज में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आसानी से आ जा सके। ये चेस्ट वॉइस की ताकत और हेड वॉइस की ऊंचाई का एक बैलेंस्ड मिक्स है। सोर्स से ऊंचे सुरों को आराम से और स्टेबिलिटी के साथ गाने का एक अहम जरिया मानता है।